പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ആണ് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നു എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വാർത്താ സമ്മേളനം आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी हम लोगों के मध्य हैं। सर्वप्रथम मैं पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी से आग्रह करूंगा कि अपना संबोधन शुरू करें। मित्रों, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज एक बहुत लंबे, परिश्रमी, सफल और विजयी चुनाव अभियान की समाप्ति पर चुनाव अभियान की कुछ बातें बताने के लिए आप सबको निमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हम सब के लिए आनंद और आश्चर्य दोनों का विषय है कि आज प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से पार्टी के प्रेस रूम में स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चुनाव अभियान आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव अभियान हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला और सबसे बड़ा और विस्तृत चुनाव अभियान रहा है। इस चुनाव में हमारा जो अनुभव आया है उसमें जनता हमसे आगे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी मोदी सरकार फिर से बनाने के लिए जनता का उत्साह और जनता का उमंग और जनता का परिश्रम भी हम सबसे आगे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी तब से एक संगठनात्मक आधार पर काम करने वाली पार्टी रही। राजनीति के अंदर चाहे चुनाव हो, चाहे सरकार बनने के बाद सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाना हो, कामों को नीचे तक पहुंचाना हो, संगठन हमारे सभी कामों का एक प्रमुख अंग रहा है। 2014 में देश की जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया था और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी। पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी का, भाजपा का पूर्ण बहुमत का सरकार बना और देश की जनता ने एक प्रयोग किया था। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो प्रयोग को नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट के नाम से चर्चा में लेते हैं और उसी वक्त से पार्टी ने तय किया था कि मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार बनी है इसके साथ ये प्रयोग विफल न हो, इसके लिए भी पार्टी पूरी चिंता करेगी और सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चलेगी वो भी जनता की सभी आकांक्षाओं को पूर्ति की दिशा में काम करेगी। और मुझे आज 5 साल समाप्त होने को आए हैं। मुझे आनंद है कि नरेंद्र मोदी प्रयोग को जनता ने स्वीकारा है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि फिर से गत चुनाव से भी बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है। हमारा लगभग 10,35,000 बूथ में से 8,63,000 बूथों की रचना ये 5 साल में हमने समाप्त की है। 1,60,064 शक्ति केंद्र है, पोलिंग स्टेशन है, उसमें से लगभग 1,52,000 शक्ति केंद्रों पर हमारी रचना पूरी हुई है। और इस संगठन के आधार पर हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कामों को किया उसको नीचे तक पहुंचाने का कंटिन्यूअस प्रयास किया है
और नरेंद्र मोदी सरकार ने भी हर 15 दिन में एक नई योजना लाकर लगभग 133 योजनाएं, देश के हर वर्ग को छूने वाली योजनाएं, हर वर्ग के जीवन स्तर को उठाने वाली योजनाएं नीचे तक पहुंचे, इसका प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनका कार्यालय ये योजनाओं के क्रियान्वयन को देखता था। देश के गरीब, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, गांव, शहर, समाज के हर वर्ग को 133 योजनाओं ने छुआ है और 133 योजनाओं के आधार पर देश के अंदर एक नई चेतना की जागृति हुई। 2014 में एक ऐसा माहौल बना था कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा पार्लियामेंट्री मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम देश का कल्याण कर सकता है क्या, देश को आगे ले जा सकता है क्या, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न देश की जनता के मन में था। आज देश की जनता लोकतंत्र में विश्वास को दृढ़ कर ये मानती है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा जो है वो देश को आगे ले जा सकता है। इसके पीछे 133 योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमने बूथ और शक्ति केंद्र की रचना करने के साथ साथ लगभग जितने भी चुनाव आए इसमें बहुत बड़ी सफलता हमने प्राप्त की थी। 2014 में हमारे पास 6 सरकारें थी, आज हमारे पास 16 सरकारें हैं। लगभग एक समय पर देश में 19 राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी और इसका मुख्य कारण है कि 50 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए इस सरकार ने बहुत बड़ा सफल प्रयास किया और उनके जीवन स्तर को उठाया है। घर, बिजली, गैस, शौचालय ये सारा पहुंचाकर उनको ये एहसास दिलाया है कि देश के विकास की योजना में उनकी भी हिस्सेदारी है। देश का विकास ये 50 करोड़ गरीबों के लिए भी है। देश के सम्मान को बहुत ऊपर तक बढ़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया में आज भारत को एक शक्ति के नाते स्वीकृति ये 5 साल में दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज देश के 125 करोड़ देशवासियों के मन में देश की सुरक्षा के लिए किंचित मात्र असुरक्षा का भाव नहीं है। सब लोग मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है। हर क्षेत्र का विकास, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। किसानों के विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सफलतापूर्वक हमने की है। दलित, आदिवासी और महिलाओं के लिए भी ढेर सारी योजनाएं और उनको एम्पावरमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई और एक इस सभी वर्गों के अंदर नया आत्मविश्वास भरने का काम किया है। अर्थतंत्र को दुनिया में सबसे गतिशील अर्थतंत्र 5 साल बनाए रखा। ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जहां विपक्ष की ओर से महंगाई और भ्रष्टाचार ये दोनों मुद्दे नहीं थे। बहुत लंबे समय के बाद देश की जनता ने कैसे चुनाव अभियान का अनुभव किया है जिसमें विपक्ष की ओर के महंगाई का मुद्दा नहीं उठा, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठा और एक प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 6ठे नंबर पर, 6ठे पायदान पर लाने का काम ये 5 साल में हुआ है और इसके कारण जनता में एक प्रचंड लहर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए खड़ी हुई थी। हमने जनवरी 16 से ही हमारे प्रचार अभियान का शुरुआत किया था। सबसे पहले देश भर में बूथ सम्मेलन कर क्लस्टर सम्मेलन कर हमने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया था और लगभग 150 से ज़्यादा क्लस्टर सम्मेलन हमने करे थे। हमने राष्ट्रीय स्तर पर 18 समितियों की रचना करी थी जिसमें श्री राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी अलग अलग समितियों का नेतृत्व करते थे और वो समितियों के तत्वाधान में ये समितियां लोकसभा तक नीचे बनी। प्रदेश की लगभग 29
लोकसभा चुनाव समितियां बनी जिसमें कुल 435 हमारे वरिष्ठ नेता थे। लोकसभा चुनाव संचालन समितियां 482 बनी जिसमें 7,230 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। 120 लोकसभा जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी उसको भी हमने 3 साल से लक्ष्य बनाकर काम किया था। मुझे आज कहते हुए आनंद है कि परिणाम आएंगे तब आप इसको देख लेना। 120 में से हम 80 लोकसभा क्षेत्र लड़े हैं। बहुत अच्छी सफलता हमें मिलेगी इसका मुझे आशा है। कुल 13 प्रदेशों में 25 क्लस्टर बनाए गए, 120 लोकसभा सीटें थी और 25 हमारे वरिष्ठ नेताओं ने एक क्लस्टर को ताकत देने के लिए संगठनात्मक और राजनीतिक दौरे किए थे। हमारे लगभग 3,000 फुल टाइमर 2 साल से विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र पर काम करे। शायद ही कोई ऐसा अभियान होगा जिसमें स्वयंसेवी 3,000 पूर्णकालिक कार्यकर्ता कोई वेतन लिए बगैर पार्टी के लिए 2 साल तक एक विधानसभा क्षेत्र और एक लोकसभा क्षेत्र में रहकर भारतीय जनता पार्टी के बूथों की रचना और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों को सफल कराने के लिए आगे बढ़े। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है और 2566 विधानसभाओं में हमारे फुल टाइमर रहे हैं। इसके बाद में हमने ढेर सारे संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रम लिए थे। विस्तारक योजना मैंने कहा, विस्तारक योजना ली, शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलनों की योजना ली, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सभी बूथों के अंदर बात कर विश्व विक्रम स्थापित हो इतने कार्यकर्ताओं से सीधी बात करी थी। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हमारे लगभग 472 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर हुए। युवा सम्मेलन 480 लोकसभा क्षेत्र में हुए। संगठन संवाद अलग अलग स्तर पर हुआ। मेरा परिवार भाजपा परिवार, इसके तहत बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने घरों को आइडेंटिफाई करते हुए झंडा और स्टिकर लगाने का काम करा। देश भर में लगभग 3800 विधानसभाओं में कमल संदेश बाइक रैली निकाली गई। 22 करोड़ लाभार्थियों के घर में एक ही दिन दीप जलाकर कमल ज्योति संकल्प लेकर कमल दीपावली का कार्यक्रम किया गया। मैं भी चौकीदार हूँ अभियान जो दरअसल जनता में से ही उभर कर आया था, वो मैं भी चौकीदार हूँ अभियान भी देश भर के अंदर चला और भारत के मन की बात के द्वारा हमारे चुनाव संकल्प पत्र को बनाने के लिए हमने बहुत सारे सुझाव इकट्ठा किए और इसमें से बहुत सारे सुझावों को लेते हुए हमारे संकल्प पत्र को हमने फाइनल स्वरूप दिया था। देश भर में हमने 161 कॉल सेंटर बनाए गए। 161 कॉल सेंटरों ने 6 महीने तक काम किया और 15,682 कॉलर्स, जिसमें से अधिकांश हमारे कार्यकर्ता थे, ये देश भर में बैठकर 2 लोकसभा क्षेत्रों के बीच में एक इस प्रकार से कॉल सेंटर बने। नॉर्थ ईस्ट में बड़ा क्लस्टर बनाया था और ये 15,682 कॉलर ने लगभग 24 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों के संपर्क करने का अभियान चलाया। ये बहुत बड़ा अभियान है, 6 महीने में चला है। 24,81 करोड़ लाभार्थी हमारी 16 राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के मिलाकर हमने करे हैं। इसके आधार पर एक बहुत बड़ा जनसंपर्क लाभार्थियों का हमने करने का काम किया। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात रही कि नरेंद्र मोदी सरकार के किए गए काम और प्रधानमंत्री जी के लिए लोगों का जो लगाव है, इसके कारण प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण ढेर सारे वॉलंटियर्स हमें प्राप्त हुए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनकर आए और प्रधानमंत्री जी फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए काम करने वाले करोड़ों लोगों को मैंने इस चुनाव में देखा है। नमो ऐप के माध्यम से
नमो मर्चेंटाइल्स के माध्यम से और माइक्रो डोनेशन के माध्यम से हमारे चुनाव अभियान को ढेर सारे वॉलंटियर्स ने गति दी। मैं भी चौकीदार अभियान, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, पुरुष हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, नौकरी करने वाला हो या जर्नलिस्ट भी हो, सभी प्रकार के लोगों ने, मैं भी चौकीदार हूं अभियान के साथ अपने आप को संबंध पाया। फिर एक बार मोदी सरकार, ये अभियान भी लोगों में से ही उठा, नारा भी वॉलंटियर्स ने ही बनाया, आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है। ये सारे नारे इस बार हमारी पार्टी ने नहीं दिए, ये सारे नारे वॉलंटियर्स ने दिए, पार्टी ने उनको आगे बढ़ाया और जनता ने स्वीकारा। मैंने चुनाव अभियान में लंबे समय तक देश का दौरा किया है। मैं इस प्रकार से कपड़े पहनता हूं और प्रेस वालों आपसे भी एक शिकायत है, मेरे से आप हार्ड क्वेश्चंस पूछते हो। ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് ഇത്രയും സമയം കണ്ടത്. AICC ആസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ, മോദി ഭരണത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹവും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കൂടി थोड़ी सी तो पूछ कर लीजिए। नहीं, प्रेस वाले ने नहीं पूछा। प्रेस वाले ने कहा नरेंद्र मोदी जी बालाकोट के बारे में बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा जैसे आज बारिश हो रही है, मैं घबरा गया, मैंने सोचा भाई बारिश हो रही है, नरेंद्र मोदी जी का हवाई जहाज ना गुम जाए, गायब ना हो जाए। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने एयरफोर्स के ऑफिसर से कहा मौसम खराब है, बादल हैं, रेडार पे हवाई जहाज नहीं दिखेगा। एक्सीलेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फैंटास्टिक। बताइए। रंजीता झा, रंजीता नहीं, वो मेरी ही बात मुझे वापस कह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी के माता पिता का आदर करता हूं, मैं नरेंद्र मोदी का आदर करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का आदर करता हूं, और नरेंद्र मोदी जो भी नफरत मेरी ओर फेंके मैं उनको प्यार लौटाऊंगा। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी के माता पिता जो पॉलिटिक्स में नहीं हैं, उन्होंने कुछ गलत भी किया, तब भी मैं नरेंद्र मोदी के माता पिता के बारे में नहीं बोलूंगा। मगर अगर नरेंद्र मोदी मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे माता पिता के बारे में गंद बोलना चाहते हैं तो वो नरेंद्र मोदी के ऊपर है, वो जितना बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। जैनेंद्र, प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि अब की बात 300 पार, तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि कांग्रेस आपके लिहाज से कितनी सीटें इस बार जीतने जा रही है? इंटरनल सर्वे आपका क्या कहता है? वो भैया 23 मई को पूरा पता लग जाएगा। मैंने जैसे कहा जनता के ऊपर है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। I'll come to you, sir. I'm coming to you one by one, sir. सभी लोगों से मिला, जनता से मिला, आपने एग्जाम दिया, हर स्टूडेंट को पता होता है कि उसका कितने मार्क्स आएंगे। आपने एग्जाम दिया, कितना % मार्क्स आएगा, जनता आपको कितना % मार्क्स देगी? ये तो भैया आपको बोलना पड़ेगा, जनता को बोलना पड़ेगा, ये जनता के ऊपर है। मुझे लगता है कि हम चुनाव बहुत बढ़िया लड़े, कांग्रेस पार्टी, सिर्फ मैं नहीं, और जो ऑपोजिशन का रोल हमें प्ले करना था। 2014 में लोकसभा में हमारे नंबर्स बड़े नहीं थे, मगर मैं बहुत खुशी से कहता हूं, गर्व से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ऑपोजिशन का रोल ए ग्रेड प्ले किया है। हमने नरेंद्र मोदी को घेर दिया। नरेंद्र मोदी जो थे 2014 में, जो नरेंद्र मोदी का जो आइडिया था
उसको कांग्रेस पार्टी ने डिसमेंटल कर दिया, खत्म कर दिया। और नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। मैंने आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा, देख लेना शायद जवाब दें ना दें। मैंने उनसे कहा देखिए आप डिबेट कीजिए मुझसे, मैं कहीं भी आ जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी डर गए, डिबेट नहीं कर पाए। देश भर में नारा चला है चौकीदार चोर है, कहीं भी आप बोल दीजिए, किसी भी शहर में कहीं भी बोल दीजिए, बस चौकीदार बोलिए, जवाब मिलता है चोर है। तो ये काम सिस्टमैटिकली कांग्रेस पार्टी ने किसानों का मुद्दा उठाया, मंदसौर में उठाया, पूरे देश में उठाया, फिर उसको हम आगे ले गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने डायरेक्शन दिखाई, न्याय योजना की हमने थिंकिंग की। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख की बात की, हमने असेस किया, सच्चाई निकाली, उनका झूठ पकड़ा और फिर हमने देश को बताया कि 15 लाख नहीं किया जा सकता है, मगर 3,60,000 5 साल में किया जा सकता है। तो हमने अपना काम किया, अब बाकी जनता पे है। Yeah, here, sir. यूपीए चेयरपर्सन होने के नाते सोनिया गांधी का रोल आने वाली पॉलिटिकल अलायंस में आप किस तरह से? सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी जो हमारे सीनियर्स हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है और मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं। मैं एक्सपीरियंस को धक्का मार के भगाता नहीं हूं। तो जो उनका एक्सपीरियंस है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। Rajat? Yeah. Ma'am, I'm coming there. Ma'am, they are just noted in Syria, I'm coming. आप लगातार रैलियों में कहते रहे कि नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं कि नए प्रधानमंत्री आने वाले हैं, वो कहते हैं कि यूपी से प्रधानमंत्री होगा। क्या लगता है वाकई आप दोनों के दावे में यूपी से प्रधानमंत्री होगा, मायावती बन सकती हैं, समर्थन है? देखिए जनता पर है। आप इतनी इम्पेशेंट क्यों हैं, इतना इम्पेशेंट क्यों है? 23 में कुछ ही दिन है, पूरा का पूरा साफ हो जाएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। आपने यू आस्क्ड मी 6 times, I'll answer the same way. I'm not going to disrespect the people of this country by judging what they're going to do. I'm not going to do it. So you can keep asking, I'll keep giving the same reply. My reply is very straightforward. I'm not going to prejudge what the people of this country are saying. It is not for me to decide what the people of India are going to say on the 23rd. It is for them. Vikrant? आपने 2012 के टाइम या यूपीए के टाइम में मनमोहन सिंह जी चाहते रहे कि आप उनकी कैबिनेट में आ जाओ, लेकिन आप नहीं गए कैबिनेट में, हिस्सा नहीं बने। ये फिर से घुमा घुमू के वहीं पहुंच गए। जो ऑर्डर जनता देगी, जनता मालिक है, जो ऑर्डर जनता देगी हम करेंगे। और 23 तारीख को पता लग जाएगा। 23 तारीख को जनता का जो मूड है, जनता का विजन है हिंदुस्तान के लिए, वो पता लग जाएगा। Pallavi? There, sir. But ma'am, Mayawati is not in the Congress party, last I heard. She's not in the Congress party. No, I said that I cannot, look, I can say, I can have an opinion on what I say, I can have an opinion on what my party says. It's not my place to comment about Mayawati ji. पहले तो मेरा यही काम रहता था कि पार्टी दफ्तर में शाम को आप लोगों के साथ चाय पीना। अब काफ़ी लोग बदल गए हैं, टीम काफ़ी, कुछ लोग पुराने अभी भी दिखते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला। वैसे मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ा। मैं मध्य प्रदेश में था तो वहीं से सीधा आपके बीच पहुंचा हूं। और आज इसके बाद शायद अध्यक्ष जी ने मेरे लिए कोई काम नहीं रखा है, कार्यकर्ताओं को मिलना अभी है, इसके बाद भी है। सभी समितियों के साथ मोदी जी का संवाद है, एक आभार दर्शन का कार्यक्रम। मैं मानता हूं कि कुछ बातें दुनिया के लिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की ताकत क्या है, ये विश्व के सामने ले जाना, ये हम सबका दायित्व है। ये कोई सरकार का या
किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। और मैं मानूंगा कि विश्व को हमने प्रभावित करना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है, कितनी विविधताओं से भरी हुई है, कितनी अच्छाइयाँ हैं उसमें। अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, 2 चुनाव ऐसे गए 2009 और 14 के IPL मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था। आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, IPL मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्ज़ाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं और सब कुछ। यानी ये हमारे देश की अपनी ताकत है। मैं इसको कोई सरकार की अमानत के रूप में पेश नहीं कर रहा हूँ, ये भारत के गौरव की बात है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग भी, और मैंने देखा है शायद पत्रकारिता जगत में नेचुरल कैलेमिटी जब होती है तब उनकी हालत बड़ी खराब होती है, दौड़ना पड़ता है। और दूसरी शायद चुनाव के समय होता है कि इतनी कंपटीशन होती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी धूल फाकनी पड़ती है। और सोशल मीडिया आने के बाद डबल अकाउंटेबिलिटी हो गई, एक तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की और दूसरी पर्सनल जो ट्वीट करते हैं उसकी, तो उसके लिए डबल अकाउंटेबिलिटी में आपको काम करना पड़ रहा है। तो आपने भी बहुत परिश्रम किया है, जरूर 23 तारीख तक आपको कुछ न कुछ आराम आपके ऑफिस से मिलेगा, हमारी तरफ से तो जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत शानदार रहा चुनाव, एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ और थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, तय करके के चुनाव लड़ा गया हो और चुनाव में सरकार बनती हो, वैसा भी बहुत कम हुआ है। बीच में जितनी सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया, उसको किसी को 1 साल मिल गया, 2 साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। कभी न कभी इसका एनालिसिस आपके यहाँ जो पंडित लोग हैं उन्होंने जरूर करना चाहिए। आपको लोगों को तो शायद उतनी स्पेस मिलती नहीं है, आपको तो थोड़ा चीज़ें दे करके दिन गुजारना पड़ता है, लेकिन ज़रूर जब आप एडिट बोर्ड में मिलने जुलने का मौका मिलता होगा तो ज़रूर ये बातें आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा बहुत सुखद अनुभव रहा है। जब मैं चुनाव के लिए निकला तब ये मन बना करके निकला था और आज आखिरी सभा तक उसी बात को मैं बराबर अपने आप को उसी धार पे रखा हूँ। और मैंने देशवासियों को ये कहा था कि मैं आपके पास आया हूँ धन्यवाद करने के लिए। 5 साल मुझे देश ने जो सहकार दिया, आशीर्वाद दिया, अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक मोड़ आए होंगे, लेकिन हर समय देश साथ रहा। और इसलिए मेरे लिए चुनाव अभियान एक प्रकार से 5 साल का जनता जनार्दन के सहयोग का धन्यवाद अभियान था। और मैं जहां पहुंच सकूं पहुंच करके मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। आप लोगों के बीच भी मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूं और आपके माध्यम से देशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरा, धन्यवाद के साथ मैंने ये भी कहा कि जिन यात्रा को हमने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद चाहिए
और मैं देख रहा हूं कि जनता पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दे रही है। सोलह मई को पिछली बार 14 में रिजल्ट आया था और 17 मई को एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। आज 17 मई है। 17 मई को देश में सट्टाखोरों को मोदी की हाजिरी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। अरबों खरबों का नुकसान हो गया था सट्टाबाजों को। यानी ईमानदारी की शुरुआत 17 मई को हो गई थी, मेरा शपथ के पहले। क्योंकि उस समय सट्टा बाजार जो चलता था वो कांग्रेस की 150 सीट के लिए चलता था और बीजेपी की 218 के आसपास का चलता था। 18 तो 75 और सबके सब डूब गए थे। तो शायद ईमानदारी की शुरुआत 17 मई से ही हो गई थी। सट्टाखोरी के दिमाग को बहुत बड़ा धक्का इस देश की जनता ने दे दिया था। और जैसे कहते हैं ना, पुत्र के लक्षण पालने में, वैसी वो शुरुआत थी। तो आज 17 मई है तो मुझे याद आया, मैंने कहा जरा आपसे शेयर कर लूं। सरकार बनना देश की जनता ने तय कर लिया है। हमने भी देश को आगे ले जाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही हैं। जितना हो सके उतना जल्दी नई सरकार अपना कार्यभार शुरू करेगी। एक के बाद एक निर्णय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सरकार की एक विशेषता जो रही है वो है लास्ट माइल डिलीवरी। और मैं समझता हूं कि ये शायद हिंदुस्तान में गवर्नेंस का नया कल्चर है। और जो अमित भाई बता रहे थे कि जो लाभार्थी के आखिरी व्यक्ति को हमने जो संपर्क किया है, ये अपने आप में, मैं जानता हूं ये मीडिया की दृष्टि से जो बातें अमित भाई बता रहे थे मजा आने वाली नहीं थी। तो चेहरे पर थकान भी मैं देख रहा था आप लोगों की कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन कितना बड़ा परिश्रम के बाद ये होता है, कितनी बड़ी ताकत लगती है। एक संगठन के आधार पर चुनाव कैसे लड़ा जाता है, ये अपने आप में लोकतंत्र की असली ताकत है। Sky Jewelry Friday special programs brought to you by Sky Jewelry Festival of 22, a celebration of gold on the 22nd of every month. Sky Jewelry, designed for generations. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शायद आपके लिए 2-5 सेकंड से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन कभी ना कभी आप में से कोई रिसर्च करना चाहे तो मैं जरूर अध्यक्ष जी को कहूँगा कि ऐसे जो इंटरेस्टेड जर्नलिज्म के लोग हो उनको जरूर ये बातें हमने देनी चाहिए, ताकि वो सचमुच में देश के लिए और उनके लिए भी कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ ऐसे नहीं चलती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से इन चीज़ों को कैसे चलाया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अच्छा है कि देश की नई पीढ़ी को पता चले कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, इतना बड़ी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स को इतना मोबिलाइज करना और बड़ा टारगेटेड फोकस एक्टिविटी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। इसका काफ़ी आंकड़ों में तो बताया है, लेकिन उसका स्केल आप देखेंगे। अब मेरी पहली सभा हुई मेरठ में, आखिरी सभा हुई आज मध्य प्रदेश में। दोनों का बड़ा लिंक है जी। 1857 की क्रांति मेरठ, और आज मैं मध्य प्रदेश में गया, वहाँ का एक भीमा नायक आदिवासी जो 1857 के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था और जिसको फांसी हुई थी। यानी हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और उस ठीक है, हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है, सब चीज़ें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है। तो मेरा एक भी कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है इतने बड़े अभियान में, नॉट अ सिंगल।
और बाय एंड लार्ज वेदर ने भी मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं दी है। कभी कभी हेलीकॉप्टर ख़राब हो जाते थे तो एक हेलीकॉप्टर में सबको भर देते थे, लेकिन एक भी कार्यक्रम मेरा कैंसिल नहीं हुआ। सारे के सारे कार्यक्रम पूरे हुए। यानी एक प्रकार से डिसिप्लिन को जितना फॉलो कर सकते हैं करने का प्रयास किया है। और पहले दिन से चेहरे पर जो उत्साह और उमंग था, उसी उत्साह और उमंग के साथ आपके बीच आया हूँ। और अभी शाम का एक कार्यक्रम पूरा होने के बाद फिर से अपने सरकारी कामों में जुड़ जाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। അഞ്ചു വർഷത്തിന് ഇടയിൽ ഇതാദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു. BJPയുടെ ദേശീയ ഓഫീസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം, നാഷണൽ ഓഫീസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. 5 വർഷത്തെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്താൽ നന്ദി പറയുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്തത്. विपक्ष से और अपेक्षा कुछ की नहीं जा सकती, वो ऐसे ही बोलेंगे। परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की ओर से कहीं पर भी ये शुरुआत नहीं हुई है। अब मुद्दों को बताना, भ्रष्टाचार की बात करना, भ्रष्टाचार के बारे में उल्लेख करना, उसको अगर आप स्तर गिराना चाहते हो तो मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को जनता के सामने रखना हमारा लोकतांत्रिक दायित्व भी है और अधिकार भी है। मगर आप किसी के भ्रष्टाचार को बात करो और उसको आप स्तर गिराना कहते हो तो वो ठीक नहीं। ഈ 5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ലോകമറിഞ്ഞു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി താൻ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. തന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ഈ 5 വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന കാര്യം നമുക്ക് അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ അറിയാം. അമിത് ഷാ, BJPയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള മറുപടിയായി ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. देखिए, हमने 2014 से ही 50% की लड़ाई की तैयारी की थी और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार का परफॉर्मेंस रहा, मैं आपको 2 आंकड़े कहना चाहता हूँ। 22 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी केंद्र सरकार के थे, 22 करोड़ से ज़्यादा, और हमें गत चुनाव में 17 करोड़ वोट मिले थे। गत चुनाव में हमारे पास 2.5 करोड़ कार्यकर्ता थे, इस बार 11 करोड़ कार्यकर्ता है। हमें चुनाव को 50% का चुनाव मानकर लड़े हैं। और आपका शायद ध्यान नहीं गया, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, अपना त्रिपुरा, इस सब राज्यों में 50% क्रॉस किया है। यही थ्योरी के आधार पर क्रॉस किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये जमाना चला गया है कि 2 नेता दिल्ली के ड्राइंग रूम में हाथ मिलाएंगे तो उनके पीछे मतदाता बंधुआ मजदूर होकर चला जाएगा। मतदाता अपना मत खुद तय करता है, अपना वोट खुद तय करता है और देश के और अपने क्षेत्र के भले के लिए उसका उपयोग करता है। अमिताभ सिन्हा। भाई, एक सवाल है कि इस चुनाव में पहली बार ऐसा देखा गया कि प्रधानमंत्री के नाम पर भी काफी सवाल उठे। बड़ी बड़ी जो नेत्रियां हैं उन्होंने सवाल उठाए, इनकी जाति पर सवाल उठे। तो क्या ऐसी तल्ख टिप्पणियों से कि आप लोग बैकफुट पर आते थे या? जरा भी बैकफुट पर नहीं है। हम आत्मविश्वास के साथ हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर, हमारे भावी कार्यक्रमों के आधार पर गए हैं। हमारे पास एक सुदृढ़ संगठन का खाका है जिन्हें हर चीज़ों का जवाब न सिर्फ माइक में, जनता के बीच में जाकर छोटे से छोटे ग्रुप में संपर्क कर भी दिया है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारे गलत प्रचार का कोई असर जनमानस पर नहीं हुआ, उल्टा सिंपैथी बढ़कर हमारे पक्ष में वातावरण और दृढ़ हुआ है। मेघा प्रसाद। जी, पिछले 2-3
दिनों से जो बंगाल में हो रहा है वो चर्चा हो रही है मीडिया में, बहुत क्लियर एलिगेशन है आपके ऊपर ममता बनर्जी की तरफ से कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी ने कराई, आपके लोगों ने कराई, सिचुएशन खराब आप लोग की वजह से हुई। मेरे 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं मेघा जी 1.5 साल में। भारतीय जनता पार्टी के 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं। क्या जवाब है ममता जी के पास? कौन हिंसा फैला रहा है? और हम तो पूरे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं, केरल में भी लड़ रहे, तमिलनाडु में लड़ रहे, राजस्थान में लड़ रहे, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, आसाम, कहीं क्यों हिंसा नहीं होती है? वो अकेली ममता जी अकेली वेस्ट बंगाल में लड़ रही, वहीं क्यों हिंसा होती है? अगर हमारे कारण हिंसा होती तो हम तो सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे 80 कार्यकर्ता मारे गए। और मुझे तो दुख ममता जी से नहीं है, आप लोगों से है। कैसी चीजों को आप बल देते हैं? आपने उनको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए कि 80 लोग तो भारतीय जनता पार्टी के मारे गए हैं, मगर मैं देख रहा हूं कोई पूछता नहीं है मीडिया में। अंजना ओम कश्यप। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। पहले हम तो डिसिप्लिन सोचना है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के मन की बात थी, उन्होंने कहा कि मैं मन से कभी साथी को रातों-रात बोलसे पर दिए बयान के लिए माफ नहीं करूंगा। मेरा सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आती है तो क्या पार्टी उनका स्वागत करेगी या बाहर का रास्ता देगी? नहीं, पार्टी ने उनको सो कॉज नोटिस इश्यू करने का निर्णय किया है। उनका जवाब आने के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर निर्णय करेगी। हमारी पार्टी का संविधान है और इसके हिसाब से आगे कार्यवाही होगी। अखिलेश सिंह। अखिलेश जी 300 की बात है, 2 दिन पहले भी आपने कही थी, आज पीएम साहब ने भी अपनी रैली में यही हाल की विधानसभा चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, ये विश्वास का आधार क्या है? विश्वास का आधार 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम की है वो काम, और हमारा चुनाव अभियान में जो जनता से रिस्पांस मिला है वो रिस्पांस का एनालिसिस करने के बाद मैं कह रहा हूं कि हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। देश का प्रधानमंत्री कौन बने, देश में किस पार्टी की सरकार हो, इस पर फैसला करने का चुनाव है। आप जो इंगित कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, ये तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ववत स्थिति प्राप्त करेगी। पॉलमी। बापू पर किसी ने फादर पाकिस्तान उनको कहा, हाउ डिसअपॉइंटेड डू यू फील अबाउट दीस कमेंट्स, बिकॉज़ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज एक्सप्रेस्ड दैट वो मन से माफ नहीं कर पाए। नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को खेद है, इसीलिए प्रॉम्प्ट एक्शन लिए गए हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी ने आज ही उनको नोटिस इश्यू कर दिया है और 10 दिन का समय दिया है, और उसके बाद तुरंत ही फैसला करेंगे जो उचित होगा। ये तीनों नेताओं के जो बयान है, इसके साथ पार्टी अपने आप को संबंध नहीं पाती है। हम इस प्रकार की बातों को निजी मानते हैं, न केवल निजी मानते हैं, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको नोटिस इश्यू कर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए भी हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट की है। प्रणय उपाध्याय। अमित जी, 2014 में जब आपके चुनाव नतीजे आए थे तो 282 सीटों में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बावजूद आपने एनडीए बनाया, गठबंधन के साथियों को साथ लिया। क्या इस बार आप ये मान के चलते हैं कि गठबंधन बड़ा होने की संभावना है, या फिलहाल इसी गठबंधन के साथ आप बहुमत के लिए आश्वस्त हैं? देखिए, बहुमत के लिए मैं फिर से एक बार कह दूं, किसी के मन में कंफ्यूजन न रहे। जहां तक बहुमत का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर बहुमत प्राप्त करेगी। हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। हमारा प्री पोल अलायंस है, प्री पोल अलायंस के साथी हमारी सरकार में होंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, सरकार एनडीए की होगी। इसके बाद भी किसी को हमारी एजेंडा के साथ, हमारी सिद्धांतों के साथ जुड़कर हमारे साथ आना है तो सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पायल जी। राहुल गांधी ने कहा है कि कितना भी कह लें नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी जो फिलॉसफी है वो महात्मा गांधी की फिलॉसफी नहीं हो सकती। कैसे देखते हैं? चलिए, ऐसी बातों पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता।
महात्मा गांधी की फिलॉसफी कोई पार्टी के कार्यकर्ता होने से नहीं आती है। महात्मा गांधी की फिलॉसफी पूरे देश की है, स्वच्छता के लिए, गांव के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, इवन खादी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया है, उनकी 55 साल की सरकार ने अब तक कुछ भी किया होता तो बापू के विचार आज सार्थक रूप से हर गांव तक पहुंचे होते। अखिलेश शर्मा। सर, मेरा सवाल प्रधानमंत्री से था कि क्योंकि आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप पहला सवाल ये कि विपक्षी पार्टियां खिचड़ी पकाने लग गई हैं। 23 तारीख को सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुला ली है, उधर जो है केसीआर साहब वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए आपका क्या संदेश? देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 6 बजे तक चुनाव अभियान था, हम जनता के संपर्क में रहे हैं। उनको लगता है कि मैदान में अब कोई काम नहीं रहा है तो वो ड्राइंग रूम की मीटिंग कर रहे हैं। लीज मैथ्यू। सर, आपने प्रज्ञा ठाकुर को जब कैबिनेट बनाया, बहुत कंट्रोवर्सी आया था, बहुत क्रिटिसिज्म आया था। तब से आपको अभी 2 बार पार्टी को उससे सवाल पूछना पड़ा। एक तो हेमंत सोरेन के बारे में बोला, उसके बाद अभी नाथुराम गोडसे के बारे में बोला। आपको डू यू रिग्रेट द डिसीजन दैट यू हैव टेकन? ना जी, जरा भी नहीं। 2 इश्यू अलग हैं। प्रज्ञा ठाकुर का कैंडिडेचर ये फर्जी भगवा टेरर के फर्जी केस के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। देश की सुरक्षा के साथ वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस सरकार ने जो कॉम्प्रोमाइज किया, इसके सामने हमारा सत्याग्रह है। मैं एक छोटा सा सवाल आप सबको पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं। समझौता एक्सप्रेस में कुछ लोग पहले पकड़े गए थे। सीबीआई ने कहा कि ये एलईटी से संबंध लोग हैं। अमेरिकन एजेंसियों ने भी इसका समर्थन किया है कि एलईटी से संबंध लोग हैं। एक फर्जी केस भगवा टेरर का बनाया जिसमें सब लोग बरी हो चुके हैं, और भगवा टेरर काल्पनिक बातें देश की अदालत ने अब कह चुकी है। तो जिन लोगों को छोड़ दिया, 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया और सुरक्षा के साथ समझौता किया सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज भी मेरा मांग है कि ये जो घटना हुई है पूरी हिंदू संस्कृति को दुनिया में बदनाम किया है, देश की सुरक्षा के साथ आपने समझौता किया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने देश से माफी मांगनी चाहिए। नीलू रंजन। आपने बताया कि कैसे आपने विकास की योजनाओं की आदित्य बच्ची है, एक चैनल से। लेकिन जो पूरा डिस्कोर्स चल रहा था पूरे नेशनल लेवल पे, तो विकास का मुद्दा क्या है? और दूसरे जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं और बाकी चीजें जो हैं पुरानी चीजों को आ रही थी, तो लगता नहीं कि विकास का मुद्दा कहीं नहीं पीछे? नहीं, आप स्वतः ही कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण उठाकर एनालिसिस मिनटों में कर दीजिए। 40 मिनट के भाषण में 29 मिनट, 35 मिनट, 36 मिनट विकास के मुद्दे होते थे, 3-4 मिनट पॉलिटिकल जवाब देते थे। मगर दुर्भाग्य की बात है कि टीआरपी के कारण और फ्रंट पेज टाइटल बनाने के कारण वो 3 मिनट वाली चीजें ही छपती है। हम क्या कर सकते हैं भैया? आप सबको मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का भाषण का एनालिसिस करिए और विकास की बात कितने मिनट तक की गई वो निकालिए। ये सारे मुद्दे हमने विकास के रखे हैं जनता के सामने, और जनता ने सुने भी है, स्वीकारे भी है। रविकांत जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि विपक्ष ने उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने को ही एक बड़ा मुद्दा बना लिया था, और उसके लिए जो मुद्दे चुने गए राफेल का, राहुल गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि राफेल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं। तो किस आधार पर वो आरोप लगा? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि श्री राहुल गांधी के पास अगर कोई जानकारी थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जब इस विषय पर सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए था। कोरे पॉलिटिकल आरोप लगाने से आरोप लगते नहीं है। जिन पर आरोप लगाते हैं इनके चरित्र के आधार पर जनता निर्णय करती है। ना भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है, ना इस प्रकार का कैरेक्टर है, ना हमारे नेता का है। तो कोई आरोप चिपकने का सवाल ही नहीं है। राफेल डील के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है।
कोई किसी भी प्रकार का फेवरेटिज्म नहीं हुआ है, ना एक कानी पाई का भी भ्रष्टाचार हुआ है। आदित्य टाइम्स नाउ। गौरव बोल दूसरा आप कह रहे हैं कि 300 स्टाफ, वहीं पे आप ही के एलाइशिप से आप बाहर आकर बोल रहे हैं कि वो काफी कॉन्फिडेंट है कि इस बार हाफवे मार्क पहुंचने के लिए बीजेपी को अपने एलाइज की जरूरत पड़ेगी। चलिए वो ठीक है, किसी के व्यक्तिगत विचार है, मगर हम बहुत ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे, अच्छा फीडबैक हमारे पास है, मगर शिवसेना का भी जो व्यू है वो अपना व्यू है, इस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं? मैंने मेरी बात जनता के सामने रखी, आपके सामने रखी, मैंने जवाब दे दिया ना। हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, या तो केक से जनरेट हुए थे, या सुप्रीम कोर्ट ने जांच ऑर्डर किया था, या सीबीआई, उनकी साथ सरकार की सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तब वो कटघरे में आए थे। इसका कोई बेस ही नहीं है, क्या जवाब देना है जी? और देश की रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर हर चीज का जवाब दिया है, हर चीज का जवाब दिया, और सुनने के लिए भी राहुल गांधी बैठे नहीं थे। नवीन ये नहीं, आपने बोला कि 120 जैसे सीट्स हैं जिसमें आप लोगों ने काम किया, आपको क्या लगता है किन राज्यों में जहाँ पे भाजपा की सरकारें नहीं थी, किन नई सीट्स पे आप लोग अच्छा कर पाए? थोड़ा सा डिटेल नहीं, देखिए हम नॉर्थ ईस्ट में अच्छा करेंगे, बंगाल में तो बहुत अच्छा करेंगे, उड़ीसा में भी अच्छा करेंगे, और दक्षिण में के सभी राज्यों में भी हमारी स्थिति में मत प्रतिशत और सीटों में हम सुधार करेंगे। कर्नाटक में भी हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, महाराष्ट्र में भी इम्प्रूवमेंट होगा। मारिया सकेल। और ऑपोजिशन पार्टीज आप पे ये अटैक कर रही है, ये बोलते हुए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को ब्रेक किया गया है, तो फिर सरकार बनाने के बाद बातचीत कैसे होगी ट्रेजरी बेंचेस जिसने और ऑपोजिशन? नहीं, मैं नहीं मानता चुनाव अभियान में आरोप प्रति आरोप से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिद्धांत टूट जाता है। हर चुनाव में होते हैं जी, और इतना संकुचित मन है तो साथ में दिक्कत आएगी। हमारा मन इतना संकुचित नहीं है। अशोक सिंघल। सवाल ये, आपने कहा कि हर 15 दिन में नई योजनाएं आप लोग लाते रहे, काफी काम किए, कोई ऐसा काम तो हो जो पूरा नहीं कर पाए जिसका मलाल हो? हम मीडिया को साथ में नहीं ले पाए, इसका 5 साल के बाद बहुत बड़ा मलाल है कि आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। चलिए धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്താസമ്മേളനം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അമിത്ഷായാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയും എന്ന നിലപാടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത്. അമിത്ഷായാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞത്. BJP NDA വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തും, അതിനുവേണ്ട ഭൂരിപക്ഷം തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം NDAയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമായി യോജിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുന്നിൽ NDAയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടും എന്നാണ്. പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അമിത്ഷാ നൽകിയ മറുപടി. പ്രധാനമന്ത്രി 5 വർഷത്തിനിടയിൽ അധികാരമേറ്റെടുത്ത ശേഷം 5 വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനം എന്ന സവിശേഷതയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 7ാം ഘട്ടത്തിലെ പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്ന ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സവിശേഷത. പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഈ 5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരും, വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജനങ്ങൾ തന്നെ വിജയിപ്പിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരാൻ പാകത്തിലുള്ള ജനവിധിയായിരിക്കും ഇത്തവണ ഉണ്ടാവുക എന്ന ആത്മവിശ്വാസവും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകടിപ്പിച്ചു. അധികം ദീർഘമായ ഒരു ഇടപെടലായിരുന്നില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടേത്. അദ്ദേഹം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരൊറ്റ പരിപാടി പോലും തൻ്റേത് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാ പരിപാടികളും നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് BJP
ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായാണ് തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തും, തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ, അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി പാർലമെന്റിനകത്ത് തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റഫാൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചത്. അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്ത നിലപാട് ദേശീയ അധ്യക്ഷനാണ് എല്ലാം ഈ പാർട്ടിക്ക്, അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമെന്നാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലപാടാണ് അമിത് ഷാ സ്വീകരിച്ചത്. പാർലമെന്റിൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് കോൺഗ്രസും കേട്ടതാണ്. അതിനപ്പുറം ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ NDAക്ക് അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനവിധിയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സ്വാഭാവികമായും അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം തങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമായി യോജിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ വാതിലുകൾ തുറന്നിടും എന്നാണ് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത്. ഒരു കൂടുതൽ മുന്നണിയെ കൂടുതൽ സഖ്യത്തെ, ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തെ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുമായി ഒരു ധാരണ, കൂടുതൽ കക്ഷികളുമായി ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് അമിത് ഷായുടെ മറുപടി. ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയുന്നൊരു ജനവിധിയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിന് മുൻപ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പ്രീപോൾ അലയൻസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്നാണ് അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ രൂപപ്പെട്ട സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, BJP പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ കയ്യേറ്റ ശ്രമങ്ങൾക്ക്, അവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മമതാ ബാനർജി മറുപടി പറയണം എന്നാണ് അമിത് ഷാ നൽകിയ മറുപടി. R. രാധാകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളുമായി തത്സമയം ഉണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻ, 5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത്. ആദ്യം അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറാകാതെ ഇരുന്നതാണോ? എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അദ്ദേഹത്തോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് മറുപടി ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടത് താനല്ല എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. കാരണം ഇത് അമിത്ഷാ വിളിച്ച വാർത്താ സമ്മേളനമാണ്, അതിൽ ഒരു അതിഥിയായിട്ടാണ് താൻ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുക എന്നുള്ളത് ഔചിത്യമല്ല. കാരണം താൻ അനുസരണ ഉള്ള ഒരു പടയാളിയാണ് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ ഒരു ന്യായം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സർക്കാർ തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ അധികാരത്തിലെത്തും, 300-ലധികം സീറ്റുകളുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി തന്നെ ആ സർക്കാർ രംഗത്ത് ഉടൻ തന്നെ ഭരണം തുടങ്ങും. വികസന സങ്കല്പ പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കാൻ വളരെ വേഗം ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതാണ്: തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരും, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭൂരിപക്ഷം സർക്കാരിന് ലഭിക്കും, NDA സർക്കാരിന് ലഭിക്കും എന്നതാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചർച്ചകളേക്കൊന്നും അധിക പ്രസക്തിയില്ല. വളരെ വേഗം തന്നെ അടുത്ത സർക്കാർ, 2ാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ, തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. രാധാകൃഷ്ണൻ, റഫാൽ ഇടപാടിലെ അഴിമതി വിഷയം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാന്ധി ഗോഡ്സെ വിവാദം, അതിനു പുറമെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പുതിയ സഖ്യ സാധ്യതകൾ, ഇങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിയായിരുന്നല്ലോ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ടൈംസ് നൗവിൻ്റെതാണെന്ന് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുമ്പോൾ അമിത്ഷാ ഒരല്പം കനപ്പെടുത്തിയ സ്വരത്തിലാണ് അമിത്ഷാ മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന്. ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുണ്ടായത്? എന്തായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിലുള്ള അമിത്ഷായുടെ മറുപടി? എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ട എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് അമിത്ഷാ എത്തിയത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഗോപി, അക്കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഏറെ നിർണായകമായ പല വിഷയങ്ങളിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറുപടി മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് തയ്യാറായില്ല. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ അമിത്ഷായുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം. താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ടൈംസ് നൗവിൻ്റെ ലേഖികയാണ് ഈ റഫാൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി
മറുപടി പറഞ്ഞത് അമിത്ഷായാണ്. അമിത്ഷാ പറഞ്ഞ മറുപടി, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിൽ അത് സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് നൽകേണ്ടത്. സുപ്രീം കോടതി അദ്ദേഹം അത് ബോധ്യപ്പെടട്ടെ. അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത തെളിവുകളുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ സത്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എത്ര നാൾ ഫലപ്രദമായി പോകും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. വാസ്തവത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി മറുപടി പറയുന്നതിന് ഒരവസരം നൽകാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അമിത്ഷായുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദി പറയണം എന്നത് തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ചു വന്നത് പ്രകാരം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനമാണ്. രാധാകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. 5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ സർക്കാർ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുകയുണ്ടായില്ല. അമിത്ഷായോ ആണ് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകിയത്. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി തുടർന്നുള്ള 24 റൗണ്ടപ്പിൽ ഉണ്ടാകും. രാധാകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ഈ ബുള്ളറ്റിനൂടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. 24 റൗണ്ടപ്പുമായി നിമ്മി ചേരും അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ. നമസ്കാരം.